देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि किस तरह से भारत जो है यूरोप की सिक्योरिटी डायमेंशन के अंदर एंटर कर सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर का क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, हर कंट्रीज के अंदर क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या बदला है, अमेरिका के अंदर क्या बदला है, यूरोप के अंदर क्या बदला है, किस तरह से आप देखेंगे इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़े हैं और इंडिया के पास क्या एक अपॉर्चुनिटीज है इस रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एनकैश करने के लिए, ये हम इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर आपको, है ना। आप देखेंगे एक पूरा का पूरा वर्ल्ड का व्यू आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रशिया यूक्रेन के वार के बाद चीजें बदली है, राइट। तो यहाँ पर समझिए कि आपको पता है कि भारत को रूल करा ब्रिटेन ने, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज ने रूल करा, ठीक है, कई समय तक, ठीक है, 200 साल तक तो ब्रिटेन ने रूल करा। और भी बहुत सारी कंट्रीज आई यूरोप के अंदर से, डच आया, पुर्तगीज आया, ये सब आए हमारे यहाँ पर हमारे ऊपर रूल करने के लिए, ठीक है। बट आज के समय के अंदर हम देखेंगे तो जो यूरोपियन सिक्योरिटी है वो भारत के स्टैंड के पीछे पागल हो रही है कि भारत क्या स्टैंड लेता है, भारत हमारा स्टैंड ले रहा है या भारत रशिया का स्टैंड लेगा, ठीक है। इस तरह से वो भारत के स्टैंड के लिए एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब व्याकुल है कि भाई भारत किस तरफ से स्टैंड लेगा और चाहता है कि भाई भारत हमारी तरफ स्टैंड ले, राइट। ये चेंज हुआ है, समय बड़ा बलवान होता है। एक समय ये हमको कॉलोनीज बनाने के लिए इनकी जो लड़ाइयां होती थी, ठीक है, वो ये होती थी कि भारत को किस तरह से कौन कॉलोनी बनाएगा। आज इनकी जो लड़ाई है उसके अंदर भारत का एक तरह से योगदान ये चाहते हैं कि भारत हमको सपोर्ट करे, राइट। तो लड़ाइयां इनके बीच में, पॉलिटिकल राइवलरीज जो है यूरोपियन पावर के अंदर है, राइट। पहले उसी पॉलिटिकल पावर राइवलरीज ने शेप करा था इंडिया का मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का इवोल्यूशन शेप करा था, राइट। पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हुई थी कि कौन भारत को रूल करेगा। आज उन्हीं लड़ाइयों के अंदर भारत का सपोर्ट चाहिए इन लोगों को कि भारत किस तरह से सपोर्ट करे और भारत हमको योगदान दे, अपना सपोर्ट हमको दे, राइट। इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। समय बड़ा बलवान है, समय इस तरह से बदलता है। अब चलो आगे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हमारे भारत के अंदर जो पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा है। क्या क्वेश्चन चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर? भारत के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, भारत के लोगों के दिमाग के अंदर या भारत के पब्लिक डिस्कोर्स में क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि देखो भाई, रशिया हमारा क्या है, रशिया हमारा एक बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है ना। रशिया हमारा एक बहुत पुराना दोस्त है, तो क्या हमें रशिया को सपोर्ट करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन ये चल रहा है, डिलेमा जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि यार वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रख रखी है, तो क्या हमको यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए? तो हमारे दिमाग के अंदर ये चल रहा है, शुड वी सपोर्ट यूक्रेन और वी शुड सपोर्ट अवर फ्रेंड रशिया, राइट। ये हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन चल रहा है ना। बट इसके परे भी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो चलना चाहिए वो ये है कि क्या ये राइट टाइम है कि हम क्या करें, यूरोपियन नेशंस की स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के अंदर इन्वॉल्व हो? अभी तक हम सिर्फ ट्रेड डायमेंशन के अंदर फंसे हुए हैं। अब ये राइट टाइम है, रशिया यूक्रेन वॉर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। किसके? यूरोप की कंट्रीज के साथ मिलकर स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, है ना। डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथन कर सकते हैं, टाइज जो है, स्ट्रेटेजिक टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन कर सकते हैं उनका साथ देके या फिर उनको एक तरह से सपोर्ट देकर। ये चीज भी तो हमको समझना होगा। हमने अभी तक देखा है कि यूरोप के अंदर हम ट्रेड बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर कॉमर्स अच्छा चल रहा है, पर स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, डिप्लोमेटिक डायमेंशन अभी इतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई। तो रशिया यूक्रेन वॉर हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम किस तरह से स्ट्रेंथन करें अपने डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद यूरोपियन नेशंस, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो देखो, वार इन यूक्रेन जो चल रहा है, हमारे ऊपर दो क्वेश्चन है, ठीक है। टॉप ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल एजेंडा के अंदर क्वेश्चन ऑफ यूरोप सबसे टॉप पर आ गया है भारत के अंदर, राइट। इंटरनेशनल एजेंडा के हमारे ऊपर दो क्वेश्चन है कि क्या हम प्रेशर पॉइंट में आकर वेस्ट कंट्रीज का साथ दें, यूक्रेन का साथ दें, या फिर सॉलिडेरिटी रहे रशिया के साथ। यही हम दिमाग के अंदर सोचते हैं। पर इसके परे एक और चीज है, दिल्ली शुड इंस्टेड सी द वॉर इन यूक्रेन एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए उसको कि हमारा जो री एंगेजमेंट है यूरोप की पीस और सिक्योरिटी के साथ, हमने अभी तक कभी एंगेजमेंट नहीं करा है, तो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू है, उसको हमको करना चाहिए। भारत को अब स्ट्रैटेजिक कैरेक्टर भी प्ले करना चाहिए। अभी तक हम देखेंगे तो भारत जो है एक तरह से यूरोप का इकोनॉमिक पार्टनर, सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सिविलियन एंड मिलिट्री, यही रहकर रह चुका है। अब भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो भारत इसके अंदर पार्टिसिपेट इन दैट डायरेक्शन, एक मीडिएटर की भूमिका निभाकर, राइट, आपस के अंदर बात कर कर इन सब लोगों को यूरोप की सिक्योरिटी को के अंदर एंटर कर सकता है। यूरोप की स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर, यूरोप और भारत की स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर रिलेशनशिप के स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व कर सकता है। सही समझ में आ रहा है सबको? इस तरह से अगर आप लिखोगे तो एक नया ही डायमेंशन आपको खुल के मिलेगा कि इट इज द राइट टाइम और इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एनकैश और टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक टाइज विद यूरोप, जो कि लॉन्ग ओवरड्यू है। हमारा यूरोप के साथ अभी सिविल और कमर्शियल रिलेशन ही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक पार्टनर अच्छे होते हैं वो, पर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा समय है, राइट।
Last decade and more have been seen Delhi recalibrate its strategy to Asia and its water Indo-Pacific as well as reorganize approach to the Middle East. मिडिल ईस्ट के अंदर भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह इन्वॉल्व हुए हैं। हम देख रहे हैं कि एशिया के अंदर भी काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे हैं, राइट। बट आप देखेंगे यूरोप के अंदर हमारा नहीं है, राइट। आप देखेंगे कोल्ड वार के बाद जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके बाद कोई भी यूरोप के अंदर हम जियोपॉलिटिकल टर्म के अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए, राइट। समझ में आ रहा है? तो वर्ल्ड रीऑर्डर हुआ तो हमने यूरोप की तरफ हम कमर्शियल टाइज हमने अच्छे करे, ट्रेड टाइज पर स्ट्रेटेजिक टाइज के अंदर थोड़ा सा हम पीछे रह गए। अब भाई ऐसा क्यों हुआ? हमने यूरोप को स्ट्रेटेजिक प्रिज्म से क्यों नहीं देखा, राइट? ये भी क्वेश्चन है। तो एक्चुअली इंडिया जो है ना, इंडिया क्यों इन्वॉल्व नहीं हो पाया है? इसके अंदर इंडिया की कमी से बढ़िया बड़ी जो है वो यूरोप की कमी है, ठीक है। यूरोप हमेशा चाहता है, यूरोप ऐसे कहता है कि भाई हम जियोपॉलिटिकल एक्टर बनेंगे, जियोपॉलिटिकल एक्टर हम बनना चाहते हैं। बट यूरोप अभी भी ट्रेड के अंदर ही फंसा हुआ है, बस ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर ही फंसा हुआ है। अभी भी यूरोप जो देख रहा है कि कभी भी सिक्योरिटी टाइज और ये सब चीजें करने से कतराता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनने, जियोपॉलिटिकल एक्टर बनने से कतराता है। और अभी भी इसका फोकस जो है वो ट्रेड के ऊपर ही है, अभी भी इसका फोकस जो है मर्केंटाइल अप्रोच के ऊपर ही है, मर्केंटिलिज्म के ऊपर ही है। तो देखो इंडिया नॉन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑन यूरोप वाज रीइंफोर्स्ड बाय द यूरोप्स मर्केंटिलिज्म। ऑल्दो यूरोप अपने आप को प्रोक्लेम करता है कि हम जो पॉलिटिकल एक्टर की तरह बिहेव करेंगे, बट ये हमेशा ट्रेड और कॉमर्स की तरफ ही इसका स्ट्रॉन्ग बायस रहा है। बोथ यूरोपियन एंड इंडियन कॉम्प्लेसेंसी हैव बीन शेकन टू द कोर बाय द रशियन इन्वेजन टू यूक्रेन। एक तो हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं गया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ, दूसरा यूरोप का ध्यान भी नहीं गया। बट अब दोनों का डायमेंशन जो है ना वो हिला है। रशिया यूक्रेन के वार के बाद दोनों क्या है, दोनों थोड़े से हिले हैं कि हाँ हमको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करनी चाहिए, ठीक है। रिसेंटफुल रशिया फील्स चीटेड आउट ऑफ द एग्रीमेंट साइन। देखिए कोल्ड वार के बाद जो एग्रीमेंट साइन हुआ, राइट, कोल्ड वार के बाद जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके अंदर रशिया जो है वो उसको वो चीटेड फील हुआ, ठीक है। वो चीटेड फील हुआ क्योंकि देखिए रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर जो है, ठीक है, उसके अंदर उनका जो स्टेक था वो इतना ज्यादा नहीं था। और आप देखेंगे नाटो बना रहा, और नाटो बनने के कारण क्या है, यूरोप जो कंट्रीज हैं वो नाटो से एक तरह से लिंक रही। और रशिया को हमेशा इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहा कि भाई कि नाटो कहीं हमारे अंदर एंटर ना कर जाए, नाटो कहीं हमारे बॉर्डर्स के आसपास ना आ जाए। और यही एक बड़ा रीजन था रशिया और यूक्रेन वार का, ठीक है। Meanwhile, the US, which stepped out assist the Ukraine after invasion, faces serious internal division on how to approach the end game. अब देखो जितना कंफ्यूजन यूएसए के अंदर चल रहा है ना अभी, वहां इतना कंफ्यूजन किसी देश के अंदर नहीं चल रहा। यूएसए के अंदर यह है कि यूएसए भिड़ तो गया यूक्रेन के लिए रशिया से, पर अब यूएसए के अंदर आवाजें उठ रही हैं। अब यूएसए के अंदर ऐसे बोला जा रहा है कि भैया देखो ये यूरोप की सिक्योरिटी जो है ना, ये यूरोप की सिक्योरिटी, इसके अंदर हम अपना ब्लड और मनी क्यों इन्वेस्ट करें, हम अपना पैसा और हमारा खून क्यों इन्वेस्ट करें, यूरोप की सिक्योरिटी को अलग रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स के अंदर कह रहे हैं। कुछ लीडर कह रहे हैं नहीं नहीं हमको वार को अंत तक लेकर जाना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हमको वार को अंत तक लेकर जाना है, कि ये वार को एस्केलेट करना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं नहीं नहीं भाई डी एस्केलेट करना चाहिए, हमें इस वार से दूर रहना चाहिए, हमें अमेरिकन फर्स्ट वाली पॉलिसी के ऊपर आना चाहिए। अब ये अगर आप देखेंगे यूएसए के अंदर दो पार्टी, जैसे बड़ी पार्टी जैसे हमारे यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस है, वहां पे रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स जो पार्टी है उनके अंदर कुछ सेक्शन, जैसे रिपब्लिकन के अंदर कुछ सेक्शन चाहता है कि वार बढ़े, है ना, कुछ सेक्शन चाहता है कि हमको वार से क्या लेना देना, ये तो यूक्रेन और रशिया का वार है। इसी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर भी कुछ लोग ऐसा है। तो यूएसए के अंदर घोर कंफ्यूजन अभी चल रहा है, और ऐसा ही कंफ्यूजन जो है वो हर जगह चल रहा है। देखिए यहाँ पर सेक्शन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी आर अपोज टू द प्रेजेंट कोर्स इन द यूक्रेन, some want to escalate and other want to de-escalate. Many in the USA wants Europe to take the responsibility. यूरोप अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने आप को डिफेंड करने की, हम क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी ले उसके, है ना, हम क्यों पड़ोसी की लड़ाई हो रही है हम क्यों घुसे उसके अंदर, है ना। अगेन अगेंस्ट रशिया एंड रिलीव अमेरिका टू फोकस ऑन द एशिया, कि हमको एशिया पे फोकस करने दो, वहां चाइना का असर्टिवनेस बढ़ रहा है, वहां पर हम फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा ही कंफ्यूजन आप देखिए पूरे वॉर के अंदर पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायमेंशन इसके अंदर खोल के रख दिया। ऐसा ही कंफ्यूजन यूरोप के अंदर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है उसके अंदर कंफ्यूजन चल रहा है। यूरोपियन यूनियन के अंदर तो भारी मात्रा में कंफ्यूजन है। यूरोपियन यूनियन के अंदर ये कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई देखो कि अमेरिका के अंदर डीप डिविजन्स हैं, ठीक है। तो क्या हमारा को अमेरिका सपोर्ट करेगा आने वाले समय में कि नहीं करेगा। आने वाले समय के अंदर अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो इलेक्शन भी होने वाले हैं, और अगर ट्रंप आ गए इलेक्शन के अंदर जीत कर, तो फिर वो तो हमको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पर अपनाएंगे। दूसरा, इसकी जो यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं वो तो नाटो ज्वाइन कर लिए हैं, है ना, स्वीडन, अगर आप देखेंगे फिनलैंड जैसी कंट्रीज, वही हंगेरी कंट्री जो है, टर्की कंट्री जो है, वो कह रहे हैं कि हम रशिया यूक्रेन वार के अंदर हम अपनी खुद की लाइन लेंगे,
ठीक है, हम यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी लाइन लेंगे, जो हमको सही लगेगा वैसे हम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी डीप डिवीजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यूरोप्स प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द चेंजिंग अमेरिका इज कॉम्प्लिकेटेड बाय डीप इंटरनल डिवीजन ऑन हाउ टू डील विद द रशियन क्वेश्चंस। है ना, जो दो हिस्टोरिकली न्यूट्रल कंट्रीज थी, फिनलैंड एंड स्वीडन, जो कभी किसी के साथ अलाइन नहीं हुई आज तक, उन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया। और जो दो नाटो मेंबर्स हैं, हंगेरी एंड टर्की, वो कह रहे हैं कि हम अपनी तरह से देखेंगे, रशिया और यूक्रेन के डील को हम अपनी तरह से करेंगे। तो यहां पर एक देखेंगे, एक भारी मात्रा में कंफ्यूजन चल रहा है यूरोपियन यूनियन के देशों के अंदर भी। मैनी यूरोपियन पॉलिटिकल पावर ऑन बोथ द लेफ्ट एंड द राइट आर इन फेवर टू कॉम्प्रोमाइज विद द मॉस्को, कि रशिया से कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, फालतू में ये लड़ाई चलेगी, हमारा नुकसान होता रहेगा, हमारा जो फूड फर्टिलाइजर और आप देखेंगे फूड फर्टिलाइजर और फ्यूल का जो क्राइसिस है वो बढ़ता जाएगा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और उसके कारण हमारे यहाँ पे दिक्कत आएगी। इसके अलावा यूरोप को और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एक तरह से। देखो और क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखना बिल्कुल अंदर का आर्टिकल है ये, ठीक है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन का आर्टिकल है पूरा, क्या चल रहा है एक्चुअल में उसमें, जो ऊपर से दिख रहा है वो नहीं, अंदर घुस कर देख कि रशिया का साथ जो सबसे ज्यादा साथ दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाइना साथ दे रहा है। अब चाइना से किस तरह का रिलेशन बना है यूरोप के अंदर, इसके ऊपर भी डिवीजन है, क्योंकि चाइना जो है वो साथ दे रहा है रशिया का, तो चाइना के साथ यूरोप किस तरह का रिलेशन बना है। अब चाइना के साथ अगर यूरोप अपना रिलेशन खराब करता है, तो ट्रेड डायमेंशन में इसको बहुत लॉस होने वाला है। ठीक है, ट्रेड डायमेंशन में यहां पर इसको बहुत लॉस होगा। तो यहां पर आप देखें, तो देखो, टू मेक मैटर वर्स, यूरोप इज टॉर्न बिटवीन द क्रिटिसाइजिंग चाइना फॉर इट्स मटेरियल सपोर्ट ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड प्लीडिंग विद द बीजिंग टू रिस्ट्रेन मॉस्को। ठीक है, तो यहां पर है कि भाई क्या करें, उसको क्रिटिसाइज करें या फिर उसको कहें कि हाथ जोड़े उसके सामने कि यार तू रशिया को समझा दे कुछ तरह से, तेरा अच्छा दोस्त है रशिया, तो रशिया तेरी बात मानेगा, राइट, इस तरह से करे। तो ऐसा समझ में आ नहीं रहा है, राइट, क्या करना चाहिए यूरोप को, ये भी यूरोप के अंदर प्रॉब्लम है, राइट। यूरोप के अंदर जियोपॉलिटिकल डिलेमास हैं। आंसर टू यूरोप्स प्रॉब्लम लाइज इन बिल्डिंग इट्स ओन डिफेंस कैपेसिटी। एक तो यूरोप के पास खुद की ऐसी कोई बढ़िया डिफेंस कैपेसिटी नहीं है, उसके लिए यूरोप क्या है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, और अमेरिका खुद डाउट के अंदर है कि हमें यूरोप को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यूरोप के अंदर डाउट होना तो स्वाभाविक ही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां पर आप समझ रहे हैं। और अब हम देखते हैं इंडिया का पर्सपेक्टिव, इंडिया क्या सोच रहा है। इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन वार से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, वो एक तो इकोनॉमिक चैलेंजेस यहाँ पर है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, और फिर हम देखेंगे कि जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें हम, तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। जैसे भारत के अंदर बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे, तो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, राइट, ये आप देखें, इसके अंदर फ्यूल फर्टिलाइजर एंड अगर आप देखेंगे इसके अंदर फूड, इसके अंदर भी सब सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। और इसके साथ साथ भारत की सिक्योरिटी चैलेंजेस भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हुआ है, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी इसके अंदर हुआ है। एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज तो ये है, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एक बड़ी चीज हुई है कि रशिया कम क्लोजर टू द चाइना। बहुत बड़ी बात ये हमारे लिए है। अब हम जो है चाइना के साथ लड़ाई में है, और हमारा जो सबसे पक्का दोस्त था, जो हमको लगता था कि कभी ना कभी आने वाले समय में इस लड़ाई में हमारा साथ देगा, वो खुद चाइना के साथ रिलेशनशिप में आ गया। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, देखो कि मान लो एक हम हैं, एक हमारा दोस्त है, और एक हमारा सबसे कट्टर दुश्मन है और सबसे कट्टर दोस्त है। हमें इस कट्टर दुश्मन से लड़ते हुए, जब हम लड़ते थे तो हमें हमेशा अपना दोस्त याद रहता था कि हमारा दोस्त आएगा हमको बचाएगा। पर एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्त की मजबूरी ऐसी हुई कि दोस्त ने इस कट्टर दुश्मन से दोस्ती कर ली। तो अब हम यहाँ पर देखिए, कट्टर दुश्मन कौन है, ये चाइना है, दोस्त कौन है, रशिया है, और हम कौन है, हम है इंडिया। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि बीजिंग जो है, ठीक है, उसके अंदर ग्रोइंग टाइज विद मॉस्को एंड इट्स स्ट्रेटेजिक फॉरेज इनटू यूरोप हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू अनसर्टेनिटी इनटू द इंडिया सिक्योरिटी कैलकुलस। ठीक है, इसके बाद भी इंडिया हाउएवर हैज नॉट डिसमिस्ड द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज समबडी एल्स वॉर इन ए डिस्टेंट लैंड। ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर अगर आप देखेंगे वो भी ग्लोबल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, पर ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम इतना फोर फ्रंट पे नहीं है। अभी हमारे पास चांस है, देखो रशिया के प्रेसिडेंट से अभी मिले प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट। अब हमारा 1 अगस्त के अंदर एक डेलीगेशन जाने वाला है, कहां पर, यूक्रेन के अंदर। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पीस डिप्लोमेसी के अंदर जाए। अब बात यह है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी कंफ्यूजन है कि भारत को पीस डिप्लोमेसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। और क्या पीस डिप्लोमेसी से इस वार का अंत होगा कि नहीं होगा। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि देखो पीस डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और भारत का जो पीस डिप्लोमेसी होगा उसका मार्जिनल इफेक्ट ही पड़ेगा। बट अगर आप ये देखें, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं, और इसके अंदर जो राइटर है सी राजमोहन, वो भी इस तरह से बोल रहे हैं कि अगर हम पीस डिप्लोमेसी के ऊपर जाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारा पड़ेगा। क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा, अब यहां से वो डायमेंशन में खुल रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये पड़ेगा कि हम यूरोप के अंदर, यूरोप की जो सिक्योरिटी डायमेंशन है, यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है,
उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। अभी हम सिर्फ कमर्शियल और ट्रेड डायमेंशन के अंदर ही थे, हमारा यूरोप की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के अंदर भी एंट्रेंस हो जाएगा, जो बहुत समय से पेंडिंग बाकी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो कि देखो स्केप्टिक कहेंगे कि इंडिया के पीस एफर्ट्स मार्जिनल इफेक्ट करेंगे, सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई लिमिटेड वे में ही करें पर करना तो चाहिए। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो ये है कि दिल्ली पीस डिप्लोमेसी इन यूक्रेन विल बी ए क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स इंडिया स्ट्रेटेजिक री एंगेजमेंट विद द यूरोप सिक्योरिटी। और अभी तक हम देख रहे हैं कि कोल्ड वार के बाद तो हम बिल्कुल भी यूरोप की सिक्योरिटी डायमेंशन के अंदर एंटर नहीं कर रहे। मिडिल ईस्ट के अंदर हमने करा है, ठीक है, अगर हम कहें तो हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के अंदर एशिया के साथ बहुत सारी करी है, पर अभी तक हम इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद यूरोप नहीं कर पाया आफ्टर कोल्ड वार और कोल्ड वार के टाइम पर और पोस्ट कोल्ड वार के टाइम पर। तो ये हमारे लिए इस आर्टिकल में कह रखा है, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। और यही पूरा इस वीडियो का पूरा क्रक्स था। आई होप दिस इज क्लियर। आपको बहुत सारे डायमेंशंस के अंदर समझ में आई होगी रशिया यूक्रेन वार के अंदर चल क्या रहा है, आखिर रशिया के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, चाइना के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यूएसए के अंदर किस तरह से फ्रिक्शंस है, भारत किस तरह से इसको एनकेश कर सकता है अपॉर्चुनिटी को, यूरोप क्यों परेशान है, यूरोप इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों है, ये सारे के सारे इसके अंदर इसी के एडिटोरियल के अंदर कंप्लीट हो गए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, कैसी लग रही है आपको ये वीडियो सीरीज? आई होप यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से है, देखिए यूपीएससी सीएससी 2025 की अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अधिष्ठान आईएएस चैनल इस साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर लॉन्च करे गए हैं, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एथिक्स के भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके अंदर तो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस आपका डेली का चल रहा है, एनसीईआरटीज की सीरीज भी चल रही है जिसके अंदर हम 6 से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहे हैं। और ये सब चीजें आपको जो मिलेंगी, ठीक है, अधिष्ठान आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ जल्दी से, और अधिष्ठान आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करो। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एंटायर प्रिपरेशन। और फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से कंटेंट वाली चीजें मिलती है आप इस चैनल के ऊपर देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।